हिमाचल बजट, जी हाँ। हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी है। आपको बता दें कि साल 2021 से 22 के बजट में सरकार की तरफ से हर वर्ग को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि इस विभाग को कितना बजट मिल पाया है। प्रदेश में स्वर्ण जयंती फंड प्रस्तावित किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल बजट 2021 से 22 की हम बात कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती फंड प्रस्तावित इस बजट के अंदर किया जाएगा। क्लास 1 और 2 अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन बताना पड़ेगा। तो ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा बताना पड़ेगा। इसके साथ ही गृहिणी सुविधा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि गृहिणियों को भी सुविधा मिल पाएगी। राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन से काम किया जाएगा। तो राशन की दुकानें भी अब ट्रांजैक्शन कर पाएगी। नाबार्ड की लिमिट 120 करोड़ रुपए से 135 करोड़ की कर दी गई है, यानी कि नाबार्ड की जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है, 15 करोड़ ज्यादा बढ़ाया है। सरकारी विभागों को डिजिटलाइज करने का ऐलान किया है, यानी कि हिमाचल भी अब डिजिटलाइज हो जाएगा। पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी, जिससे हिमाचल और बेहतर तरीके से डिजिटल होगा। और 3 मंडियों के निर्माण के लिए 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे, यानी कि मंडियों से जो आम जनता है उन्हें जरूर आसानी हो पाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बोर्ड का ऐलान किया गया है, इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। तो बजट में क्या कुछ है खास, सब वो हम आपको बता रहे हैं। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे बागवानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर से नजर आ रही है। पशुपालकों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके बाद से पशुपालकों को काफी सहायता मिल पाएगी। गौ सेवा के लिए चारा उत्पादन केंद्र भी अब स्थापित होंगे। और इसके साथ ही दूध खरीद मूल्य पर 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया है, यानी कि दूध खरीद का मूल्य जो है वो 2 रुपए बढ़ा है। इसके साथ ही मछली उत्पादन के लिए आधुनिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। आधुनिक केंद्र स्थापित करने के साथ साथ प्रदेश में 63 मंडियां हैं, और अब इसके साथ इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। 20 और नई मंडियां बनाई गई हैं, यानी कि 83 मंडियां हो जाएंगी। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 20 करोड़ खर्चे का ऐलान किया गया है, यानी कि गृहिणी को और भी पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। पौधारोपण की नीति में सुधार का ऐलान किया गया है। ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए पौधारोपण की इस नीति को बढ़ाया जाएगा। 14,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि ग्रीनरी का जो प्लान हिमाचल सरकार ने सोचा है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए 100 स्थानों पर नए पार्क बनाएंगे। तो ग्रीनरी प्लान के तहत नए पार्क बनाए जाएंगे 100 स्थानों पर। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको सोलन, जहां सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। नगर परिषदें भी बनाएंगे, नगर पंचायतें भी बनाएंगे, और ऐसे हालात में सारा काम वहां पर रखेंगे। क्योंकि जब नगर पंचायतें, नगर परिषदें और पंचायतें बनाने की हम बात कह रहे थे, तो हमारे कुछ अधिकारी हमको इस बात को कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, कि बहुत पैसे लगेगा, बहुत ये होगा वो होगा। और जैसे ही सेंसस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई तो फट से मेरे पास वो नोटिफिकेशन लेकर के आए। उनको लगे कि बस ये हमारा काम हो गया, ये बंद हो गया। हमने कहा कि ये बनाएंगे। बीच में ये कोविड का संकट आ गया। अब कोविड का संकट आ गया तो जनगणना का काम शुरू नहीं हो पाया पूरे देश भर में। जब जनगणना का ये प्रोसेस पूरा देश भर में शुरू नहीं हो पाया तो रुका पड़ा। तो मन में एक इच्छा होने लगी कि अगर हम केंद्र के साथ इस बात को कहें कि जनगणना तो हो नहीं रही है, तो हमारी पंचायतें क्यों रोक रही है, हमारी नगर निगम और नगर पंचायतें क्यों रोक रहे हैं बनने से, बात तो कही जाए। मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली गया।
और दिल्ली जाकर के मैंने बात कही आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, आदरणीय पार्टी के हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से। हमने कहा ये पंचायतें बननी चाहिए। उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? हमने कहा दिक्कत ये है कि यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आया कि आप कोई रेवेन्यू यूनिट या कोई भी डेवलपमेंट यूनिट बना नहीं सकते। हमने कहा पंचायतें, नगर निगम, नगर पंचायतें तभी बन पाएंगी जब इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे होगा? मैंने कहा ये किया जा सकता है। मुझे मिलने का सौभाग्य जब अमित शाह जी से मिला तो मैंने उनके समक्ष रखा, मैंने कहा कि बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, कमिटमेंट कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने सुनी बात। और कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि बात करता हूं। और कुछ दिनों के बाद हमको सूचना आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस डिपार्टमेंट की वो नोटिफिकेशन जो की थी, उस नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया, उसको यानी कि रोक दिया गया और कहा कि 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में जो सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से जो रोक लगाई गई थी नए संस्थान बनाने, नए जो है यूनिट डेवलपमेंट यूनिट बनाने के लिए, उसको जो है उस पर छूट दी जाती है। हमने वही बात पकड़ी, हमने कहा रास्ता निकल आया है। फिर हमने अधिकारियों को कहा कि अब तो कोई रास्ता रुकने की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहने लगे कि समय बहुत कम है, इसके लिए नोटिफिकेशन करने के बाद हमको ये करना पड़ेगा, इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सारी बातें। लेकिन हमने कहा कि इसमें भी हम कानून के मुताबिक जो उसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हमने उसमें भी अमेंडमेंट की, उसको भी शॉर्ट किया और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये सारी बात का जिक्र करते हुए आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी। हमने 412 नई पंचायतें, हिमाचल प्रदेश में एक साथ हमने 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया और जिसमें आपके सोलन जिला की भी कंडाघाट जो है नगर पंचायत में। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद लगभग 50 साल तक इनका शासन का यहां दौर रहा। एक कॉर्पोरेशन शिमला और एक कॉर्पोरेशन उसके बाद भरमिका। सोलन का हक बनता था पहला पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहीं किसी इसमें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन और सोलन की बनी। सोलन वाले कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन आवाज सुनी नहीं थी। और हमने इस बार कहा सोलन को बनेगी ही बनेगी और सोलन के साथ हमने 2 और कॉर्पोरेशन यानी कि 3 कॉर्पोरेशन सोलन, मंडी और पार्लियामेंट। कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसको प्लान वे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार लगातार जो है शहरी क्षेत्र में विकास के लिए एक सिस्टमेटिक एक जो प्लान वे में जो डेवलपमेंट को गति देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार है। अब की बार भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्रावधान किया है और इसलिए बहुत बड़ी आवश्यक है कि ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए और इसलिए
कॉर्पोरेशन को बना करके सही मायने में मैं समझता हूं कि 16 वर्षों की मांग जो सुनी नहीं जा रही थी, सुनने के साथ मानी नहीं जा रही थी, उस कॉर्पोरेशन की मांग को पूरा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने में आप सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। नहीं तो मैं जहां हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से हमको सरकार बना करके चलाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड का बहुत बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में इस रूप में आया और पूरी दुनिया उस दौर में से गुजरी। उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, समर्थन रहा। इतना बड़ा संकट और उस संकट में आप सबका सहयोग जिस रूप में रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इसलिए कार्यकाल के हिसाब से गिनती करते हैं तो 3 वर्ष का कार्यकाल बनता है, लेकिन उसके बाद सही मायने में अगर हम कहें हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष, 1 वर्ष तो अफरा तफरी में भी। इस कोविड के संकट के दौरान आप सब लोग ने हौसले के साथ सामना किया। सरकार की ओर से जो भी कहा गया उसमें आप लोगों ने सहयोग किया। हमने कहा कि मास्क बांटने चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। खासतौर से हमारी महिला मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मास्क बना करके, जो जानकारी मुझे मिली 50 लाख से ऊपर 53 है, यानी कि पॉपुलेशन के बराबर ही लगभग। और समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे भी थे जिनमें राजनीतिक दल में भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में काम करते हुए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, एनजीओ ने, उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमने हिमाचल की जनता से निवेदन किया कि कोई भी संकट में भूखा नहीं रहना चाहिए। जहां राशन दिया जा सकता वहां राशन दीजिए, जहां भोजन बना करके दिया जा सकता वहां पर भोजन दीजिए। वो आप सब लोगों ने किया। कहीं से भी हमको ऐसा नहीं किसी का संदेश आया कि वो परिवार या कोई व्यक्ति जो है वो कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी भोजन के बिना सोए। प्रयत्न किया, प्रयास किया और आप सबका सहयोग उसमें मिला और हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत संकट बड़ा था, बहुत बड़ा संकट था, हर व्यक्ति को परेशानी। बच्चा पढ़ने गया तो वो परेशानी के दौर में से गुजरा, नौजवान नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में कहीं बाहर गया तो वो संकट के दौर में, मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता था, परिवार को कमा करके खिलाता था, वो संकट। व्यापारी व्यापार करके अपने परिवार को पालता था, वो संकट। कोई भी वर्ग इस कोविड-19 के संकट से, इस दौर से निपट पाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने हौसले के साथ सामना किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस बड़े संकट के इस दौर में भी भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, उस नेतृत्व को हमने सौभाग्य से आदरणीय मोदी जी के रूप में देखा। आप कल्पना करिए अगर इस संकट में कोई अगर कमजोर नेतृत्व होता तो बहुत बड़ी मुश्किल होती।
ने प्रश्न नहीं पूछा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। लॉकडाउन में सारी गलियां सड़कें सूनी हो गई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी जान की रक्षा के लिए निर्णय लिया। विदेशों की हालत आप देखिए, वहां पर भी नेता बोलते रहे दूसरे देशों में, लॉकडाउन कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सुना माना नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो भी निर्णय लिया, देश ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वीकार किया, उस निर्णय में सहयोग किया। मोदी जी ने कहा कि मास्क पहन करके चलिए। गांव में बुजुर्ग आदमी कम पढ़ा लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह पर मास्क पहन करके चला कि मोदी जी ने कहा है, और मोदी जी ने कहा है तो सही कहा है। एक विश्वास है। आज भारत इस बड़े संकट के दौर में से बाहर निकल रहा है। हालांकि इस कोविड के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। इस वायरस का नेचर, इसकी प्रकृति ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कुछ होता है, कल कुछ और होता है। पिछले साल जब लॉकडाउन का दौर था, मई का महीना था, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पॉजिटिव केस रह गया, एक सिर्फ एक। और हम खुशियां मना रहे थे, हमने कहा कोविड फ्री हिमाचल हो रहा है। लेकिन बीच में दौर ऐसा आया कि पॉजिटिव केस के जो मामले जो है वो इतने बढ़ गए, और हम बड़े परेशानी के दौर में से गुजरे। नवंबर के दिसंबर के महीने में आप लोगों ने देखा भी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन दोबारा लगा दें। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, हमारे 200 मामले रह गए थे, आज फिर 500। तो इसलिए अभी तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। अभी कोविड गया नहीं है, इस बात को मान के। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आपदा में भी क्या बोला हमने, अवसर जो तमाशा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप कल्पना करिए, जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, जब हम अपने अधिकारियों के साथ बात करने लगे, बैठे, तब क्या कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि मरीज के पास जाने से डॉक्टर भी कतरा रहा। हमें कहा गया कि अगर मरीज का इलाज करना है तो सबसे पहले हमको पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, N95 मास्क चाहिए। हमने केंद्र में कहा कि हमको पीपी किट भेजिए, मास्क भेजिए। तो मालूम पड़ा कि ये मास्क और ये पीपी किट भारत में बनते ही नहीं, ये ज्यादा उसी देश से आते हैं जिस देश ने ये कोविड पूरे दुनिया को दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त एक ही बात कही कि 135 करोड़ का भारत, क्या हम अपने देश में ये सारी चीजें नहीं बना सकते? इस वायरस से बचने के लिए पीपी किट वो भी चाइना से, मास्क का जो है वो आयात वो भी वहां से होता था ज्यादा था। और उससे आगे बढ़ करके जब बात आई कि डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए वेंटिलेटर की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि मामले अगर गंभीर हो गए, ज्यादा हो गए, सीरियस हो गया, तो उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर का हम मालूम करने के तो भारत में कभी बनते थे, ना के ग्राहक वो भी विदेश से ही आते थे। उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा रोल था सप्लाई करने में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने देश में कहा कि क्या नहीं हम कर सकते, ये करना है, और भारत सब कुछ कर सकता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरे भारत में पीपी किट एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन करके तैयार है। भारत की आपूर्ति जितनी जरूरत हो तो पूरी हो रही है, लेकिन दुनिया को दे रहे। और आज इस बात को लेकर के हमको प्रसन्नता है कि देखिए
कल्पना करिए, जो कांग्रेस के लोग शो डालते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, बहुत शो डाल देते हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारे पास वेंटिलेटर कम है, तो मैंने पता किया कि कितने वेंटिलेटर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है, तो मालूम पड़ा कि 60 तक लगभग है, 60 लेकिन उसमें से बहुत सारे काम नहीं करते लोग। जितने देर काम करते ज्यादा से ज्यादा बोलते थे 45-50 के लगभग। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय मोदी जी से हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर की हो रही थी, तो हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वेंटिलेटर की बहुत बड़ी कमी है। 500 वेंटिलेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश, भारत के दूसरे प्रदेशों को भी भेजे। एक बात का आग्रह करने, एक निवेदन करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है 500 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग कोरोना के संकट के दौरान भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें। मैं वो सारी बातें जाने नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो दौर निकल गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं उन मित्रों से इस तरह जरूर पूछता हूं कई बार, मैंने कहा मुझे बताओ, कम से कम इस कोविड के मामले में आप इतने एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, तो हमको बताओ कि इसमें इलाज क्या है। वो तो आपको देखना है। इस वायरस का अभी तक भी कोई स्थायी दवाई नहीं दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जो है अपने देश में बनी हुई कोविड की जो वैक्सीन बना करके तैयार की, इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र है, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनने रात दिन मेहनत करके भारत की अपनी 2 वैक्सीन बना करके भारत की कंपनी द्वारा बना करके तैयार की। आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का जो वैक्सीन का अभियान जो है वो भारत में चल रहा है। तो सोलन में सीएम जयराम ठाकुर मौजूद है, संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने प्रदेश में किए गए विकास को दोहराया। उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि कोरोना में कैसे भारत ने आपदा को अवसर में बदला। साथ ही साथ वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।